जय हिंद। देखिए, जो कोरोना है वो दिन पर दिन अपना एक भयानक रूप लेता जा रहा है और इस समय उसका एक विकराल रूप ले लिया है कोरोना। जो उसका सेकंड वेव आया है वो और भी भयानक है उसके फर्स्ट वेव से। देखिए, जो बीमारियां होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। जैसे एक नॉर्मल बीमारियां होती है, एक आपकी होती है एंडेमिक बीमारी। एंडेमिक बीमारी उस बीमारी को कहते हैं जो कि आपके कुछ स्पेसिफिक जगह पे ही फैलती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लेना तो जैसे अभी 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू फैला था, उसने जो है वो भी कोरोना की तरह फैला था, बट वो पूरे वर्ल्ड में नहीं फैला था, वो केवल स्पेन जगह में फैला था स्पेनिश फ्लू 100 साल पहले। या फिर अगर आप लोग लोकल बात करें तो बिहार में आप लोग देख सकते हैं, बिहार में एक जो है बीमारी, बिहार में एक जो है जुकाम होता है जिसको चंकी बुखार कहते हैं। चंकी बुखार नामक बीमारी फैलती है, तो इसे एपिडेमिक कहते हैं। फिर दूसरा आता है एंडेमिक। एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक में होता है कि ऐसी बीमारी जो फैलती तो पूरे देश में, बट क्या होता है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अगर आप लोग देखेंगे तो वो अपने बचपन से लेके बुढ़ापे तक की उम्र में एक बार वो बीमारी सबको हो जाती है। जैसे कि आपको मलेरिया हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, तो ये सब एंडेमिक बीमारियां में आती हैं। इसमें जो है बचने की 90% चांसेस रहते हैं, 10% लोग ही रहते हैं जो इन बीमारियों से जिनकी मौत हो जाती है। फिर तीसरा आता है पेंडेमिक। पेंडेमिक उस बीमारी को कहते हैं जो पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है, मतलब कि पूरे आपके जितने कॉन्टिनेंट्स हैं हर जगह जहाँ जहाँ लिविंग संभव है हर जगह फैल जाती है, तो उसे पेंडेमिक बीमारी कहते हैं, जो कि इस समय कोरोना में है। और जो इस बार का कोरोना का जो सेकंड लहर है, जो सेकंड वेव उसकी आई, वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा। और ये पता है ये एकदम सेम कैसा है जैसे कि स्पेनिश फ्लू आया था 100 साल पहले। देखिए, इतिहास से हम लोग को बहुत कुछ सीखना चाहिए, बट इतिहास से हमने सिर्फ यही सीखा कि इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा। हम लोग को इतिहास से सीखना चाहिए था कि जो ये अपना स्पेनिश फ्लू आया था 100 साल पहले, ये भी एकदम सेम कोरोना जैसा था। इसका जो पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव आया था, इसका भी जो पहला वेव था वो उतना खतरनाक नहीं था, लेकिन जो इसका दूसरा वेव था वो भारी भारी तबाही मचाया था आप स्पेन में। और इसने कम से कम वहाँ पे करोड़ों लोगों को मार दी, करोड़ों लोगों की मौत हो गई थी। इस संक्रमण की तो बात ही छोड़ी, करोड़ों लोगों की मौत हो गई थी। तो ये सेकंड वेव उसका भी बहुत ज़्यादा, तो उसका भी थर्ड वेव बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान था। उसका भी थर्ड वेव बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर था, वो उतना नहीं था। तो इंशाल्लाह हो सकता है कोरोना का भी जो थर्ड वेव आए वो कमज़ोर हो जाए। देखिए, इफ़ यू आर नोटिस ऑन द कोरोना डाटा देन यू फाइंड कि जो कोरोना के जो चीज़ जो बढ़ रहे हैं, जो उनके जो मरीज़ बढ़ रहे हैं, तो जो पहले वेव में आपने देखा होगा कि अगस्त और सितंबर में सबसे ज़्यादा मरीज़ आना शुरू किए थे, बट उसके बाद धीरे धीरे कोरोना ख़त्म हो रहा था और फरवरी में इसके जो कोरोना डाटा के देखेंगे तो एकदम वो ज़ीरो हो गया था, ख़त्म। लेकिन फिर जो इसका सेकेंड वेव है ये मार्च से शुरू हुआ है और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अप्रैल में इसका पीक पॉइंट हो जाएगा। और जब अप्रैल में इसका पीक आएगा कोरोना का, तो इस हमारे देश में यानी हमारे इंडिया में एक दिन में 3 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित रूप से मिलेंगे। अगर बात की जाए कि भारत से ज़्यादा, तो भारत से ज़्यादा सिर्फ अमेरिका है जहाँ पे ये कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अगर बात की जाए कोरोना संक्रमण या कोरोना के बढ़ने से, तो भारत सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे कौन है? अमेरिका है। और इस बार ऐसा देखा जा रहा है कि जो बच्चों और बूढ़ों में कोरोना ज़्यादा नहीं फैल रहा है जितना युवाओं में फैल रहा है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी तेज है और जो 40 या 40 से ऊपर साल के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन हो गया है। इस बार का कोरोना बहुत लीथल है, यानी बहुत ही खतरनाक है। इसमें जितने ज़्यादातर मरीजों को तो हॉस्पिटल में बेड ही नहीं मिल रहे हैं कि उनकी जो है उनका इलाज करवाया जा सकते। जो पब्लिक प्रशासन इस समय इसको हल्के में ले रही है, उनको लग रहा है कि नहीं ये कोरोना उतना नहीं फैल रहा है, तो क्या है। और इतना ही कोरोना फैल रहा है कि यहाँ के जो मरीजों को बेड तक नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल्स में। पहले कोरोना आया था तो ट्रेन की बोगियों को, जो ट्रेन की बोगियाँ थी उनको काट काट के कोरोना वार्ड बनाए गए थे। DRDO जो कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारा जो भी वो जो हमारी मिलिट्री वगैरह के लिए जो नहीं होता मशीनरी काम बनाता है, वो जो है अपने जगह दिया था, हॉस्पिटल खुलवा दिया था। लेकिन अब जबकि उस समय अगर आप लोग देखें तो जो मैक्सिमम जो है गया था कोरोना का लेवल, वो कितना गया था? मैक्सिमम 98,000, सिर्फ 98,000 गया था। और आज एक दिन में 2 से 3 लाख लोग मिल रहे हैं, लेकिन उतना एग्रेसिवली काम नहीं किया जा रहा है। हॉस्पिटल में बेड मरीजों को नहीं मिल रहे हैं। और इवन बेड की तो बात ही छोड़ी, यहाँ तक कि जो शमशान में लाश जलाने लोग जा रहे हैं उनको भी लाइनें लगानी पड़ रही है। मतलब कि शमशान में लाश जलाने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है, इतना घातक हो गया है ये कोरोना।
इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इस्मा एक्ट लगवा देना चाहिए, ESMA, इस्मा यानी होता है इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, इस्मा होता है इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। ये एक्ट लगा दे चाहिए। ये एक्ट 1968 में सबसे पहले लगा था। इस एक्ट के लगने के बाद क्या होता है कि इसको किसी भी डिपार्टमेंट में लगाया जाता है तो वहाँ के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो हड़ताल नहीं कर सकते। अब ये ज़रूरी, अब आप कहेंगे ये क्यों ज़रूरी, तो ये इसलिए ज़रूरी है कि अब हॉस्पिटल में लोग मरीज जा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ मरीज़ हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और उनकी मौत हो जा रही है, तो वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के जो उनके गार्जियन वगैरह हैं या जो उनके परिजन लोग रहते हैं, वो थोड़ा भावुक में आके क्या करते हैं, वहाँ के डॉक्टर को से लड़ जाते हैं, उनके उधर के जो नर्स या फिर जो वहाँ पे लोग रहते हैं उसके साथ बदतमीजी कर जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है डॉक्टर और नर्स हड़ताल पे चले जाते हैं कि इसने, जैसे गोरखपुर का कांड हुआ था तो उसमें कई बच्चे मर गए। गोरखपुर का कांड आप लोग को याद होगा, तो उसमें भी यही हो गया था, तो उसमें इमरजेंसी लग गई थी, सब जो है क्या करने लगे, सब धरना पे आगे हड़ताल कर दिए। तो इस्मा लगने से क्या होगा कि वो लोग हड़ताल नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन से ऐसे ही लोग मर रहे हैं, अगर डॉक्टर भी हड़ताल कर दे तब तो लोग और मरेंगे। तो इस्मा लगा देना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे क्या होगा, अगर कोई भी हड़ताल करने की कोशिश करता है तो उसको क्या करा जाएगा, बिना किसी वारंट के अंदर कर दिया जाएगा। मतलब जो आपका आर्टिकल 22 कहता है कि आपको गिरफ्तारी करने से पहले आपको एक वारंट देना पड़ेगा, तो आपका आर्टिकल 22 को ख़त्म कर दिया जाएगा कि आपको अगर ऐसा करते हैं, क्योंकि उसमें इस्मा लगा है ना, इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट लगा, आप उसके लिए दूसरे रूल में बन गया, आपका आर्टिकल 22 खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। तो ये इस्मा तो बहुत ज़रूरी है कि सरकार को लगा देना चाहिए, क्योंकि कोई भी डॉक्टर, क्योंकि कुछ है ना, कुछ अभी ऐसी सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे डॉक्टर जो है गुस्सा आ जाते हैं या ऑक्सीजन वाले नहीं आ पाते तो लोग ऑक्सीजन वाले को मारने लगते हैं। यार ऑक्सीजन वालों की गलती नहीं है, गलती हमारे सरकार की, प्रशासन की। हमारे भारत में ऑक्सीजन है लेकिन उसका कंजप्शन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। हमारे पास क्वांटिटी बहुत है लेकिन उसको किस वे में यूज़फुल बनाना है वो हम लोग की सरकार को नहीं आ रहा। उनको लग रहा है अभी भी बस गड्ढा खोद के कोयला निकालते जाओ, सही है, स्टील में कार मोटर वाहन बनाते जाओ, वो सही है। लेकिन यहाँ पे लोग मर रहे हैं जो आपके स्टील कंपनी में आके काम कर रहे हैं, जो आपका कोयला में काम कर रहे हैं, उनकी फ़िक्र तो नहीं है। बस आप लोग को इंडस्ट्री में ये करते जाओ, वो करते जाओ। जो फर्स्ट वेव आया था उसमें पूरी तरह चाइना जिम्मेदार था, क्योंकि उस समय हम लोग को कोरोना का मतलब नहीं पता था। उसमें समय हम लोग को कोरोना से सिर्फ एक ही मतलब पता था कि अगर हम लोग एस्ट्रोनॉमी पढ़ते थे उसमें जो सन का जो सबसे बाहरी लेयर रहता था कोरोना रहता था, जो 25×10⁶ डिग्री सेल्सियस क्या रहता था, गर्म रहता था, जो कि हम लोग को ग्रहण के समय दिखता था। इसलिए लोग कहते थे ग्रहण के समय सूर्य को आप डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो कोरोना पार्ट रहता था, उससे आँख खराब हो जाती थी। तो अब तक तो हम लोग को कोरोना का मतलब यही मालूम था, लेकिन धीरे धीरे जब ये कोरोना बढ़ता गया तो हम लोग को धीरे धीरे इसके बारे में पता चलता गया, क्वारंटीन क्या होता है, सैनिटाइजेशन क्या होता है, मास्क क्या होता है, सबके बारे में हम लोग को पता चला। लेकिन जो इस बार सेकेंड वेव आया उसके पूरे जिम्मेदार कौन है, हम लोग हैं। पूरे जिम्मेदारी उसकी हम लोग की है। उसमें जो है लोग अभी भी शादी विवाह में देखते होंगे तो बारातें आ जा रही हैं, लोग बिना मास्क लगाए इतनी क्राउड में नाच रहे हैं, एक दूसरे के अंदर घुस के नाच रहे हैं, उनको इतना नहीं फ़र्क पड़ा। अभी हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। हम अभी एक बार गए थे, एक 3-4 हफ्ता पहले दुकान गए थे, तो वहाँ पे एक सामान लेना था, तो वो सामान नहीं था। तो वहाँ का जो दुकान का मालिक था वो अपने वर्कर को कहा कि वो जो सामने वाली दुकान है, तुम एक सामने जो है दुकान है वहाँ से लेते आओ तुम सामान। तो उसने कहा कि ठीक है साहब, आप हमें मास्क दे दीजिए, हम पहन के जा रहे हैं, वहाँ पुलिस है, पुलिस खड़ी है, मास्क नहीं लगाए रहेंगे तो मतलब पैसा वैसा लेने लगेगी, मारने लगी। तो दुकानदार ने क्या किया पता है, वो मालिक ने अपना मास्क निकाल के उसको दिया कि लो ले जाओ। मतलब लोग कोरोना को सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं, लोगों को लग रहा है मजाक है। भैया ये मजाक नहीं है। और जो कोरोना को कहता है ना कि ये मजाक है, उसको पकड़ के जहाँ कोरोना वार्ड है उसमें डाल दो, देख के वो मर जाएगा। कोरोना हो या ना हो, वो देख के मर जाएगा। तो कोरोना कोई मजाक नहीं है, कोरोना सीरियस है और कोरोना आया है। अब आप लोग देखेंगे उत्तराखंड में कुंभ का मेला, क्या ज़रूरत थी कुंभ की मेला लगाने की। आपके कहेंगे कुंभ का मेला लगा, यहाँ तो भक्त लोग आए हैं, भगवान की पूजा हो रही है, भगवान की पूजा अर्चना हो रही है, और भगवान अपने भक्तों को कोरोना नहीं देगा। भक्त तो छोड़िए, वहाँ के 78 से 80 जो है, जो वहाँ के साधुओं थे उनको कोरोना हो गया कि नहीं हो गया। भगवान आ गए बचाने। वहाँ के उत्तराखंड के अगर सीएम से मीडिया वाले पूछे तो उत्तराखंड के सीएम क्या कहते हैं, उत्तराखंड के सीएम का बयान सुनिए कि सरकार की गाइडलाइन है कि कोरोना खुले में नहीं आता, तो कुंभ का मेला तो खुले में हो रहा है तो कोरोना कैसे आएगा।
यही है ना कि धर्म का अगर आप लोग एक बार चोला कोई लपेट लेता है ना तो उसको कभी गलत नहीं लगता। क्या यूपी और बिहार में भक्तों की कमी है? क्या यूपी और बिहार में भक्त नहीं है? उत्तराखंड से ज़्यादा भक्त हैं यूपी बिहार में। लेकिन क्या पिछले साल यहाँ पे कांवड़ यात्रा निकली थी शंकर जी की शिवरात्रि में? कितनी बड़ी यात्रा निकली, बहुत बड़ी यात्रा निकलती, क्या इस बार निकली थी? तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम लोग, कहीं ना कहीं इसके पीछे जिम्मेदार ही हम लोग हैं। और फिर अगर आप लोग बात करें वेस्ट बंगाल चुनाव, तो भैया उस पर तो बात ही मत करिए। मीडिया वाली, हमारी मीडिया, हमारी पूजनीय मीडिया भी मुंबई महाराष्ट्र कवर करेगी, राजस्थान कवर करेगी, यूपी कवर करेगी, बिहार कवर करेगी, यहाँ कोरोना है, यहाँ इतने मरीज पाए, यहाँ इतना इतना इतना, लेकिन पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जाके कवर नहीं करेगी कि वहाँ कितने कोरोना मरीज पाए गए। वहाँ कोरोना मरीज से ज़्यादा वहाँ कोरोना जो बीमारी से भी ज़्यादा बहुत बड़ी बीमारी फैली है, चुनाव की बीमारी। और कोरोना खुद जब वेस्ट बंगाल में जब जाता है ना तो मास्क और सैनिटाइजर लगा के जाता है, कहीं हमें चुनाव ना हो जाए। तो वह हमारी मीडिया, ये है हमारी मीडिया, मतलब हर जगह का कवर करेगी। लेकिन जहाँ पे हमारे अमित शाह जी, मोदी जी, वहाँ की ममता बनर्जी, इतनी क्राउड, तब कोरोना नहीं हो रहा। अब चुनाव खत्म हुआ ना, अब देखिएगा वहाँ पे रिपोर्ट आता जाएगा कि इतने लोग को कोरोना हुआ, तब सोचेंगे ये नहीं करना चाहिए, तब बयान आएगा ये नहीं करना चाहिए। तो कोरोना को बढ़ा, फर्स्ट वेव तो नो डाउट चाइना की वजह से बढ़ा, तब हम लोग को उतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन जो सेकंड वेव बढ़ा उसके पूरे जिम्मेदार हम लोग हैं, और इस जिम्मेदारी को हम लोग को कबूलना होगा। और दूसरी बात, अगर कोरोना बहुत बढ़ रहा है और अगर आप लोग को सेफ रहना है तो आप लोग को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, क्योंकि ना सरकार आपकी सुरक्षा करेगी ना डॉक्टर कर पाएंगे। सरकार जानबूझ के नहीं करना चाहती और डॉक्टर असहाय बेचारे, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा, वो लोग करेंगे कहाँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए फैक्ट के साथ। तब तक आप लोग अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जितना हो सके कम से कम बाहर निकलिए, ज़रूरी हो तो ही निकलिए, मास्क पहन के निकलिए, और सरकार पे भरोसा करना बंद कर दीजिए। अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा आपको करनी, क्योंकि अगर आप मरते हैं ना तो सरकार का सिर्फ एक वोट कम होगा, लेकिन आपके परिवार की पूरी ज़िंदगी कम हो जाएगी। अब आपको डिसाइड करना है, आपको अपने परिवार की ज़िंदगी बन के चलना है या सरकार का वोट। जय हिंद।